गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 नवंबर और आज हम लोग एडिटोरिया बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि ज्योग्राफी बिहार स्पेशल का वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उस प्रश्न को जो है हम लोग करेंगे जब बिहार की अर्थव्यवस्था संपूर्ण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है आपको खनिज और साथ ही साथ जितने भी उद्योग हैं रखा गया है एडिटोरिया में, तो ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न कर लेंगे, जबकि इससे पहले क्या करते थे, जैसे चैप्टर हुआ समाप्त और प्रश्न कर लेते थे। तो इसके लिए प्रश्न प्रीवियस ईयर के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। और आज का जो वीडियो है बिहार की अर्थव्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट है, तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करें। इससे जो है आपको एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्थिर मूल्य पर 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ का हो गया है। ये एक अनुमान है होने का। वर्तमान मूल्य पर GSDP 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिशत में दिखाया गया है, यहाँ पर जो है बताया गया है लाख करोड़ में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, दोनों प्रतिशत में नहीं है, एक स्थिर मूल्य पर है और एक जो है वर्तमान मूल्य पर। आगे देखते हैं बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा बिहार में 1.5% है। इसको आप लोगों को याद रखना है। और ये अगर डिजिट में देखें तो 11,288 करोड़ है। वहीं राजकोषीय घाटा ये 44,823 करोड़ है और ये जो है 6.0% है। वहीं पर प्राथमिक घाटा की बात करें तो ये GSDP का 3.9% है। तो ये तीनों का तीनों जो है आपको याद रखना है, खास करके राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, ये पूछा भी गया है बहुत पहले। आगे देखते हैं बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की बात करें। आपको पता है कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.97% है। वहीं द्वितीय क्षेत्र का 20.04% और तृतीय क्षेत्र का 59.98%, करीब जो है 60% योगदान है तृतीय क्षेत्र का। और ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा बिहार में किस क्षेत्र से आय आती है, तो तृतीय क्षेत्र से जो है सबसे ज्यादा आती है। ये प्रतिशतता आप लोग जरूर याद रखेंगे, खास करके प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र हालांकि बार बार पूछा भी जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय ये 59,637 रुपये है। मतलब ये प्रति एक व्यक्ति जो है एक वर्ष में उसकी आय औसत 59,637 है, 59,637 है। इसको 2-3 बार जो है दोहराकर मन में आप याद कर लेंगे। वहीं सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला की बात करें तो ये पटना है, ये पूछा भी गया है। उसके बाद बेगूसराय का आता है और मुंगेर उसके बाद आता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है पटना नहीं देके आपको बेगूसराय, मुंगेर ये सब ऑप्शन में दे दे।
चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला शिवहर है, उसके बाद अररिया और उसके बाद सीतामढ़ी जिला आता है। बिहार बजट 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमानतः 2,78,725.72 करोड़ रुपये है, जो कि पूर्व वित्तीय वर्ष 16,840.32 करोड़ रुपये अधिक है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार आय का वितरण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा वो सामाजिक सेवाओं पर 38.89%, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर सबसे पैसे जो आया है सबसे ज्यादा वो आया है केंद्रीय करों में, राज्य के अंश से आया है 40.52%। अगर हम बात करें जो राज्य का राजस्व कर है उससे आया है 19.47%, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है कि कृषि से संबंधित बिहार में किस प्रकार विकास हुआ है। और चूंकि बिहार जो है एक मैदानी इलाका है, बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है, अतः यह क्षेत्र जो है बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र हो जाता है मैदानी इलाका होने के कारण। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा की समृद्धि है, और जलोढ़ मृदा की समृद्धि के साथ साथ सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता और श्रम उपलब्धता के कारण जो है बिहार में कृषि का जो है विकास हो रहा है और आगे जो है होने की ज्यादा संभावना है। बिहार में जो अगर बात करें कि कृषि में बुआई की तो शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.2% रही है। टोटल की बात करें बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का लगभग 76% आबादी जो है कृषि कार्यों में आश्रित है या कृषि कार्यों में लगा हुआ है, ये डाटा भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बिहार के कुल भूभाग में कृषि की सघनता की बात करें तो सकल फसल क्षेत्र में 73.28 लाख हेक्टेयर जो है ये कृषि सघनता बिहार में देखी जाती है। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। दूसरा फसल गेहूं है, तीसरा फसल मक्का है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये संभावना है कि आपको बिहार पुलिस में भी पूछ ले। बिहार में कृषि कुल खाद्यान्न उत्पादन में 4.8% की वृद्धि हुई है। 2020-21 में 179.5 लाख टन उत्पादन था, वहीं जो है ये 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 197.4 लाख टन हो गया। अगर हम फसल के प्रमुख फसल उसके उत्पादन और उत्पादकता की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला रोहतास रहा। वहीं पर सर्वाधिक उत्पादकता जिला वाली बात करें तब रोहतास इसमें भी रहा। उत्पादकता डेट मीन्स की प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला, तो चावल में रोहतास और उत्पादकता में भी रोहतास। सबसे कम जो है उत्पादकता मधुबनी की रही चावल में। गेहूं में रोहतास जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और खगड़िया जो है उत्पादकता में सबसे ज्यादा है, वही जमुई सबसे कम है। मक्का की बात करें तो अररिया जो है मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है और प्रति उत्पादकता में भी जो है अररिया ही है। इससे पहले कुछ समय के लिए पूर्णिया मक्का उत्पादन का एक क्षेत्र बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये डाटा अब चेंज हो गया है। दलहन की बात करें, दलहन जो है पटना
उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है पटना जिला, और बेगूसराय जो है उत्पादकता में है। इस डाटा को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अन्य फसल की करें बिहार की बात, तो बिहार में फसलों का जो क्षेत्र है उसमें अनाज उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। रेशेदार फसलें जो है 0.9%, ईख जो है 3.1% होता है जिसको शुगर कैन बोलते हैं। तिलहन की बात करें तो 1.7% और दलहन की 6.4%। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मेन के संदर्भ में आपको बता दें कि जब मेन में पूछा जाए इस तरह का को प्रश्न कि बिहार में जो है जो कृषि क्षेत्र है या किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कौन से उपाय किए जाए, तो उनमें आप इस डाटा का यूज कर सकते हैं कि ये जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, गेहूं, मक्का और धान, अब जो है दलहन और तिलहन पर भी किसानों को शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी मांग जो है ज़्यादा है और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। आगे कुछ जो है सब्जियों का उत्पादन देख लेते हैं, जो कि जिला कौन सा जिला कितना करता है। आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा पटना करता है, लेकिन जबकि पुराना डाटा आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है नालंदा आता था आलू उत्पादन में, तो ये डाटा भी चेंज हो चुका है। अब नालंदा नहीं अपितु आलू उत्पादन में पटना पहले स्थान पर। प्याज उत्पादन में नालंदा पहले स्थान पर, बैगन उत्पादन में नालंदा पहले स्थान पर, फूल गोभी में वैशाली पहले स्थान पर आ गया है। वहीं सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला की बात करें तो भोजपुर जो है 80% भूभाग पर बोता है फसल। इसको शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र ऐसे समझें कि एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये भोजपुर ही है, और भोजपुर में जो है इस भूभाग पर कितना फसल की बुआई होती है उसका जो है अनुमान ही शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाता है, या उसी का डाटा शुद्ध बुआई। तो ये पूरे पूरे क्षेत्र पे 80% पर जो है भोजपुर में होता है, जबकि 20% पे ही नहीं होती है बुआई, फसल की उपज नहीं होती है। वह उसके बाद बक्सर आता है। उसके बाद सर्वाधिक फसल सघनता की बात करें तो जहानाबाद, उसके बाद शिवहर जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला है। पश्चिमी चंपारण में बिहार के कुल गन्ना उत्पादन का 64.54% उत्पादित होता है। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। देश की कुल उत्पादन में 90% उत्पादन बिहार में ही होता है मखाना का, इसलिए मखाना रिसर्च सेंटर भी जो है बिहार में ही स्थापित किया गया है। और साथ ही बता दें कि बिहार में जो मखाना का उत्पादन होता है ये आपको दरभंगा, अररिया, सहरसा, सुपौल, इन सब जिलों में मखाना का उत्पादन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया गया है। तो आप ये डाटा याद रखेंगे, कितने जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है, तो 13 जिलों में। इन 13 जिलों में जो है पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया जिला आता है। आप इस जिलों को जब सही से देखेंगे गौर से तो आपको लगेगा कि जितने भी ये जिले हैं ये सारे के सारे जिले गंगा नदी के बगल बगल में स्थापित है। गंगा नदी के तट से ये सटा हुआ जिला है। और इसमें से एक, जबकि आपको हम बता भी चुके हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, गंगा से जो है 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी इन जिलों से होकर 12 जिलों से होकर बहती है। इसमें एक जिला आप देखेंगे नालंदा जो है, यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आप ऐसे भी याद रख लेंगे कि 13 जिलों को जैविक पट्टी, और इस 13 जिलों को जैविक पट्टी बनाने का मुख्य ध्येय भी यही है कि गंगा को जो है स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि पानी जो है
वो गंगा नदी में प्रदूषित खाद और जो जितने भी ये स्प्रे किया जाता है उसका पानी गंगा नदी में मिल जाता था। तो इसको स्वच्छ करने के लिए भी ये जैविक पट्टी बनाया गया है। आगे देखते हैं 2022-23 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया जिले में हुई है और सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख फसल एवं उसके प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो केला, सर्वाधिक केला उत्पादन वाले 3 जिले हैं मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। कुछ समय पहले जो है दैट मीन्स की कुछ वर्षों पहले वैशाली पहले स्थान पर था, ये डाटा चेंज हो चुका है। मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाले 3 जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाले 3 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली जो है इसके अंतर्गत आता है। वहीं पर हम लोग देखें वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को जो है 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार जो है ये केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और ये प्रदान जो है वैसे राज्य को किया जाता है जो कि खाद्यान्न फसल का जो है या खाद्यान्न फसल का उत्पादन सर्वाधिक करता है उसको दिया जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा का विकास हो सके, बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए जो है ये दिया जाता है। और ये इससे प्रश्न पूछा भी गया है कि 2016-17 में जो है किस क्षेत्र में दिया गया कृषि कर्मण पुरस्कार, तो मक्का के लिए दिया गया है। तो 2011-12 में पहली बार चावल के लिए दिया गया था, उसके बाद गेहूं के लिए, मक्का के लिए और फिर 2017-18 में गेहूं के लिए, तो 5 बार मिल चुका है। वही कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ये राज्यों को दिया जाता है, विभिन्न राज्यों को दिया जाता है। और अभी तक जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश MP को जो है मिला हुआ है। कितने बार? 7 बार जो है मिला है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है बिहार कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण किया गया है और ये कार्यान्वयन जो है विभिन्न वर्षों में किया गया। तो प्रथम कृषि रोड मैप की बात करें तो ये 2008 से 12 तक, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 था, लेकिन इसको जो है क्या किया गया था, बीच में बढ़ाकर 2017 से 23 कर दिया गया है। वर्तमान में जो है चौथा कृषि रोड मैप बिहार में चल रहा है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं एग्जामों में। चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक जो है होगा, ये आपको याद रखना है। चौथा कृषि रोड मैप का कब से कब तक कार्यकाल होगा। इस रोड मैप का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बिहार में जो है 3 प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं या उत्पादन होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल।
रबी फसल की बात करें तो यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, जो कि अभी का समय है, और तथा मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ प्रमुख उदाहरण है जो कि बोया जाता है इस समय। तो रबी फसल के अंतर्गत जो है गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ आता है, ये भी ध्यान में रखना है। खरीफ फसल यह जून जुलाई माह में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में माह में काट ली जाती है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर जो है प्रमुख फसल है खरीफ की। जायद फसल की बात करें तो यह रबी फसल और खरीफ फसल के बीच 2-3 महीने के बीच में उपजाई जाती है और अप्रैल मई माह में इसको बोया जाता है, जून जुलाई में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत मक्का, जूट, मड़ुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जी आदि प्रमुख रूप से आता है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के विभिन्न उत्पाद जिसको कि अभी तक जीआई टैग मिला है। तो बिहार में जो है अभी तक मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में जीआई टैग मिला है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में, मिष्ठान के क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में। तो पहले हम लोग हस्तशिल्प के क्षेत्र में देखें तो मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग मिला है, ये मिथिला से संबंधित है। सिक्सी घास शिल्प है जो कि ये उत्तरी बिहार से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर से संबंधित है। सिल्क भागलपुर से संबंधित है। मंजूषा आर्ट भागलपुर से संबंधित है। पिपली वर्क ये भी भागलपुर से संबंधित है। वहीं सिलवासा खाजा जो है ये सिलवासा नालंदा से संबंधित है बिहार शरीफ से, और ये मिष्ठान है जिसको कि जीआई टैग मिला है। वहीं पर बात करें कृषि उत्पाद से तो जर्दालू आम जो है ये भागलपुर का है, इसको मिला है जीआई टैग और ये जून 2024 तक की बात हम कर रहे हैं। कतरनी चावल की बात करें तो ये भागलपुर को मिला है। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना को इसके लिए इस क्षेत्र में उत्पादन होता है और इसको मिला है मगही पान को। शाही लीची ये मुजफ्फरपुर में होता है। मिथिला मखाना ये दरभंगा मधुबनी में मुख्य रूप से होता है और इसको जीआई टैग दिया गया है। वहीं मरचा, धान और चूड़ा 2023 में इसको दिया गया और ये पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग जो है कृषि के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण जो है इकाई है सिंचाई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन, तालाब और कुआं जो है मुख्य रूप से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 55.98 लाख हेक्टेयर हो गई है। कितना? 55.9 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, ये आपको डाटा याद रखना है। इस तरह के डाटा बीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, इसको तो आप किसी भी कंडीशन में याद कर लेंगे कि नलकूप से बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। नलकूप से सिंचाई जो होती है वो 63.1% होती है, नहरों से 31%, तालाब से 2.2% और अन्य से 3.7% होती है। सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो रोहतास सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला जिला है और सबसे कम सिंचाई क्षेत्र वाला जिला शिवहर है। नलकूप से बात करें तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो है ये समस्तीपुर में होता है, उसके बाद सीतामढ़ी, नालंदा का जिला आता है। वहीं नहरों से सर्वाधिक सिंचाई रोहतास से होती है और रोहतास से क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे गंडक नदी पर जो है एक नहर बनाई गई है, उस नहर से ज्यादातर सिंचाई होती है। उस नहर का नाम जो है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, गंडक नदी पे जो नहर है। आगे नहर की सिंचाई पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास नहीं, पश्चिमी चंपारण की बात हो रही है, वहां पर जो है गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण में है, वहां होती है। रोहतास में आप देखेंगे यहाँ पर जो है कौन सा है? सोन, और सोन की किस इकाई से रोहतास में होता है ये कमेंट्स में आप लोग बताएंगे।
तालाब से सर्वाधिक सिंचाई दरभंगा जिले में होती है। वहीं पशुपालन की बात करें तो पशुपालन जो है कृषि प्रधान राज्यों होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार और आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी और 2022-23 में पशुधन उत्पादन की स्थिति अगर जो देखें तो दुग्ध उत्पादन जो है ये 2021-22 में 121.19 लाख टन थी। वहीं यह बढ़कर जो है 2022-23 में 125.03 लाख टन हो गई। लेकिन ये बढ़ोतरी जो है कम है और जो है इससे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होना चाहिए बिहार में, क्योंकि जिस तरह रोजगार जो है वहाँ उपलब्ध नहीं है या आय के साधन जो है कम है, तो ये दुग्ध उत्पादन से आय के साधन को बढ़ाया जा सकता है और दुग्ध उत्पाद को जो है अन्य जगह भेजा जा सकता है बिहार से बाहर। वहीं अंडा उत्पादन की बात करें तो इसमें भी जो है मामूली बढ़ोतरी ही देखा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत और अग्रणीय जिला गणना। पशु का गणना 2019 में हुआ था बिहार में। गाय और बैलों की संख्या 154 लाख है जो कि 42.1% है और सर्वाधिक जो है गाय और बैलों की संख्या पूर्णिया जिले में है। वहीं पर भैंसों की बात करें तो 77.20 लाख है और ये 21.2% है और मधुबनी जो है इसमें सबसे आगे है। बकरी और मुर्गा बत्तख ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये याद रखेंगे बकरियों की सबसे ज़्यादा संख्या अररिया में है और मुर्गा और बत्तख की कटिहार में जो है सबसे ज़्यादा संख्या है। यहाँ पर एक तथ्य आपको ये भी बता दें दुग्ध उत्पादन से, जैसा कि ऊपर बताए, यहाँ पर देख रहे हैं कि भैंस का उत्पादन जो है भैंसों की संख्या यहाँ पर कम है और ये भी एक कारण बन जाता है कि दुग्ध उत्पादन कम हो रहा है, जबकि आप भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या पूरे भारत में जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है और यहाँ दुग्ध उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो इस तरह जो है अगर दुग्ध उत्पादन करना है तो इन पशुधन को बढ़ाना पड़ेगा और ये आय का एक स्रोत के रूप में जो है लाना पड़ेगा। कल हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल एडिटोरिया के अंतर्गत बिहार में खनिज संसाधन। तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।